नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन एनसीईआरटी की विज्ञान पढ़ रहे थे कक्षा 10 में और पहला अध्याय पढ़ रहे थे अपन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसी में आगे चलते हुए कल की क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था। कल की क्लास में अपन ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, है ना। किसी भी रासायनिक समीकरणों को शब्दों के रूप में कैसे लिखते हैं, शब्द समीकरण क्या होती है और संतुलित समीकरण क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, ये लिखते हैं। कल मैंने ये छोड़ा था कि है ना संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, ये लिखा था। दो अभिक्रियाएं पढ़ी थी, एक संतुलित रासायनिक समीकरण होती है और एक ढांचा या कंकाली समीकरण होती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो जाए तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। और अगर परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, कंकाली या ढांचा समीकरण हो जाएगी। तो मैं आज चलता हूं देखो आगे, और उसी के अंदर आगे चलते हुए आज अपन पढ़ते हैं क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखो अपन चलते हैं किसमें, अपन चलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण में। संतुलित रासायनिक समीकरण पर। संतुलित रासायनिक समीकरण होती क्या है, इसकी परिभाषा तो कल पढ़ ही ली थी अपन ने। इसकी परिभाषा तो कल की क्लास में पढ़ ही ली थी कि कल के क्लास में क्या पढ़ा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिकारकों में और उत्पादों के अंदर तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वो क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास में अपन ये पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। तो मैं लिख दूं हेडिंग की आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना, संतुलित करना, यानी किस हिसाब से अपन रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में अपन पढ़ते हैं। तो देखो मैं एक ऐसे ही अगर समीकरण लिख दूं, देखो मैं समीकरण क्या लिख दूं, मैं समीकरण ये लिख दूं Zn प्लस क्या लिख दूं मैं H2SO4। H2SO4 Zn यानी जिंक है, ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। इनको अपन अम्ल क्षार वाले में पढ़ेंगे तो अम्लों को पढ़ेंगे। वैसे मैं यहां नाम लिख दूं इसका, ये H2SO4 क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल है। इनकी रिएक्शन जब करवाते हैं आपस से तो ये क्या बनता है, ये बनता है ZnSO4, यानी Zn का मतलब क्या हो गया, जिंक, और SO4 इसके साथ में जुड़ गया तो ये हो गया जिंक सल्फेट, और प्लस साथ में क्या बच जाता है, H2 बन जाता है। अगर मैं इस समीकरण पे दृष्टि डालूं तो देखना क्या होगा, ये अभिकारक है। मैंने बताया था रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ये अभिकारक कहलाते हैं। ये अभिकारक है अपने, और ये नए पदार्थ बने इनके रिएक्शन से, इनकी अभिक्रिया से, ये वाले क्या कहलाते हैं अपने, ये कहलाते उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है। अब अभिकारकों में ये दो तत्व है और उत्पाद में भी दो तत्व है। इनके अंदर परमाणुओं की संख्या कैसी है अपन चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का सिस्टम होता है कि अपन एक सूची बना लेते हैं इनकी। किनकी सूची बना लेते हैं अपन, इधर तो लिख लेते हैं तत्व, जो भी तत्व जितने भी काम आ रहे इस रिएक्शन के अंदर। इधर लिख लेते हैं अपन अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। किसमें, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या, अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। और एक साइड इधर क्या लिख लेते हैं अपन, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। उत्पादों में परमाणुओं की संख्या। और मैं इनको लिखता हूं, देखो इधर तत्व, देखो एक जिंक तत्व दिख रहा है, ये लिया मैंने, जिंक लिख लिया। दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन, H यानी हाइड्रोजन। दूसरा S यानी सल्फर दिख रहा है, ये सल्फर लिख दिया। और एक क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन लिख दिया। यहाँ पे आपको चार तत्व दिख रहे हैं, एक जिंक, एक हाइड्रोजन, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन। ये सेम इधर है, जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। मैं पहले अभिकारकों की बात करूं तो देखो जिंक कितना है, एक ही है, केवल एक है, मैंने ये लिख दिया जिंक एक। अभिकारकों में एक ही है, उत्पाद में देखो जिंक कितना, एक ही है, ये लो एक लिख दिया। ठीक है, बराबर है, संतुलित है।
यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ये लो हाइड्रोजन इधर भी 2 और इधर भी 2 हाइड्रोजन। इधर एच सल्फर कितना है देखो 1, इधर भी सल्फर कितना है देखो 1, सल्फर 1, इधर भी 1 है, सल्फर 1 1 है। इधर में देखो तो ऑक्सीजन कितने 4 है, देखो O4 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के कितने अणु परमाणु है? 4। इधर भी ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। तो ये 4 और ये 4। अब बताओ ये जो अपनी रिएक्शन है, ये जो रासायनिक समीकरण है, इसके अंदर सभी बराबर है, 1 जिंक 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन है बराबर। ठीक है, ये तो संतुलित समीकरण है। अगर संतुलित रासायनिक समीकरण होती है तो उसमें अपने को कोई छेड़खानी नहीं करती। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हुई। पर अपना टॉपिक तो क्या था? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, कि रासायनिक अभिक्रिया को किस हिसाब से संतुलित करते हैं। तो मैं देखो एक और रिएक्शन लिखता हूं और उसको अपन संतुलित करके देखते हैं। ये तो थी संतुलित की चेक कैसे करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को। अब मैं लिखता हूं, देखो सेम ये सारणी तो पड़ी है, बनाई वही पड़ी रहने दो यहाँ पे। और मैं एक ऐसी समीकरण लिख दूं, मैं समीकरण ये लिख दूं, देखो Fe होता है क्या? फेरस होता है, लोहा होता है। Fe क्यों बोला जाता है? फेरस होता है, लोहा होता है। प्लस इसकी रिएक्शन में किससे करवा दूं? H2O से। यानी लोहे की रिएक्शन किसके साथ करवा दूं? पानी से, पानी के साथ में करवा दूं। तो आपको पता है लोहे के पानी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? जंग लग जाता है। तो ये बन जाएगा Fe3O4 और प्लस क्या बन जाएगी? H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। मतलब अपन क्या करते हैं, इस लोहे यानी फेरस H2O, ये किसका सूत्र होता है? जल का सूत्र। ये आप याद करते जाना बराबर। Fe लोहा होता है, Zn जिंक होता है ना, एस सल्फर होता है, ओ ऑक्सीजन होता है, SO4 लिख देते तो वो क्या बन जाता है? सल्फाइड बन जाता है ना। H2SO4 जो पूरा होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऐसे साथ साथ में याद करते जाओगे तो केमिस्ट्री एकदम इजी लगने लग जाएगी। ये Fe3O4 बन गया, ये हाइड्रोजन गैस है, H2 बन गया। अब देखना क्या हुआ। अपने को मेन ये समीकरण बनी कैसे, इसका फिलहाल अपने को एक बार ध्यान नहीं रखना है। फिलहाल अपने को रासायनिक समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। समीकरण बनी कैसे, इसको आगे समीकरणों के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें मैं एकदम अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, ये दोनों मिले, दो अभिकारक थे, ये दोनों मिलके ये उत्पाद बना लिए। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अपने बुक के अंदर कम से कम 7 या 8 स्टेप दे रखे हैं। वो सारे स्टेप अपने को याद करने जरूरी नहीं है। पेपर में सवाल क्या आएगा इसमें से? पेपर में इसमें से ये सवाल आएगा कि एक समीकरण दे देगा, मान लो यही समीकरण दे देगा, कहेगा इसको संतुलित रूप में लिखिए, यानी इसको संतुलित करके लिखना पड़ेगा अपने को, पहली बात तो। दूसरे ये सवाल आ सकते जैसे अपने को अपन कल पढ़ रहे थे शब्द समीकरण और कौन सी समीकरण? रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण तो क्या होता है कि कोई भी अभिक्रिया होती है उसको शब्दों या उसके नामों के रूप में लिख के समीकरण बना दो। जैसे मैंने लिखा था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, वो शब्द समीकरण थी। और उसको वापिस सूत्र में लिखा तो मैंने Mg+O2 MgO लिखा था। तो आपको या तो ऐसे दे देगा, शब्द समीकरण दे देगा, उस शब्द समीकरण से आपको क्या लिखनी होगी? रासायनिक समीकरण लिखनी होगी। या दूसरी रासायनिक समीकरण दे देगा, उसको आपको क्या करना होगा? संतुलित करना होगा। मेन एक सवाल ये पक्का आना है, समीकरण दे देगा आपको और उसको संतुलित करना होगा आपको। तो उसको समझिएगा कैसे, इसको समझो कि मैं कैसे इसको संतुलित करता हूं। वो 7 स्टेप याद नहीं रखने, अपने को तरीका याद रखना है कि अपने को किस हिसाब से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। तो मैं देखो 3-4 स्टेप में लिखता हूं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो ये है कि जो भी तत्व दे रखे हैं उन तत्वों को क्या करो आप? बॉक्स में बंद कर दो। क्या कर दो? उनको बॉक्स में बंद कर दो। अब बॉक्स में बंद कर दो तो एक ऐसे है ना, एक संदूक लाओ और उसके अंदर ये सारे अलग अलग बंद कर दो उनके अंदर। देखो मैं संदूक बना के यहां बंद कर देता हूं। पहला स्टेप साथ साथ में इसके लिए फॉलो करता जाता हूं मैं। तो देखो पहला स्टेप मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं सारे जितने भी तत्व है इनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूं। करो देखो, ये Fe था, Fe को ये लो बॉक्स में बंद कर दिया, दिख रहा है आपको। प्लस में क्या लिख दूं? H2O लिख दूं, ये लो H2O लिख दिया। इसको भी मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, कर सकते हैं। और इसकी रिएक्शन करवाई तो बना क्या यहाँ पे बना क्या? यहाँ पे बना Fe3O4 और प्लस क्या बना यहाँ पे? प्लस यहाँ पे बना अपने पास में H2। ये दिख रहा है आपको H2, ठीक है।
ये रिएक्शन करवाया, पहला पद अपन ने पहला पद देख लिया कि बॉक्स में बंद करना, सारों को बॉक्स में बंद कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अब बॉक्स के अंदर इसमें कुछ चेंज नहीं करने वाले, अपनी मर्जी से यहाँ नहीं लिख सकते, 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 5, या कुछ नहीं कर सकते। पहला बॉक्स में इसलिए ही बंद करवाया क्योंकि बॉक्स के अंदर अभी कुछ चेंज नहीं करना है अपने को। पहली बात तो ये पहला पद मैंने लिख दिया, बॉक्स में बंद करना है, ठीक है। दूसरा काम क्या है, जितने भी तत्व है उन तत्वों की क्या बनानी है अपने को, सूची बनानी है। जितने भी तत्व है उन तत्वों की क्या बनानी है अपने को, सूची बनानी, सूची ये सारणी बनानी है। इधर तत्वों के तत्व लिखने, इधर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या लिखनी है और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या लिखनी है। तो मैंने तत्व लिख दो। देखो एक तो तत्व अपने पास Fe है, Fe यानी फेरस है, लोहा है। एक क्या है, देखो ये हाइड्रोजन है, और एक देखो क्या है, ऑक्सीजन है। इसके अंदर 3 ही है। पिछला जो H2SO4 वाली ZnH2SO4 वाली समीकरण थी उसमें 4 थे, इसमें 3 ही है। ये देखो सेम ही इधर होंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। इधर ना तो कोई नया जुड़ेगा और ना कोई निकलेगा, उसमें से जितने होंगे उतने ही रहेंगे। अब मैं इनकी संख्या लिखता हूं, देखो सूची बनाता हूं, पूरी लिखनी है। देखो अभिकारक में फेरस कितना है, 1, मैंने 1 लिख दिया। उत्पाद में फेरस कितने, देखो पैरों में 3 लिखा हुआ, कितने हैं, ये लो 3। इधर हाइड्रोजन देखो कितने, 2, H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने, 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, ये रहे 2। हाइड्रोजन तो पहले से ही संतुलित है, बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर ऑक्सीजन कितना है, देखो 1। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, देखो 4। सही बात है, लिख लिया। संतुलित नहीं है, दोनों बराबर आ जाते तो संतुलित होती, ये संतुलित नहीं है। इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, 4 है, ये तो चलो संतुलित है। इनको संतुलित करना है। तीसरा स्टेप क्या है, सूची बना ली। अधिक परमाणु वाले, किसको, अधिक परमाणु वाले तत्वों को, अधिक परमाणु वाले तत्वों को पहले संतुलित करते हैं। अधिक परमाणु वाले तत्वों को पहले संतुलित करते हैं, पहले संतुलित करते हैं। यानी पहले किसको संतुलित करेंगे, जिसमें परमाणु ज्यादा होंगे। देखो इसमें तो 1 2 3 है, ठीक है, इसमें 3 2 और 4 है, तो फिर पहले किसको करना है, 4 इसमें ज्यादा है ना, तो इसका मतलब पहले संतुलित किसको करना है, ऑक्सीजन को संतुलित कर लेते हैं, ऑक्सीजन को बराबर कर लेते हैं। मैं क्या करूं, गुणा कर सकते हैं इनके अंदर, आगे लिख सकता हूं, यहां पे कुछ भी लिख सकता हूं, मतलब वो गुणा में लिखा जाएगा। मैं क्या कर सकता हूं, इस एक ऑक्सीजन को अगर 4 से गुणा कर दूं तो ये भी कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे ना। देखो ये 4 थी, मैंने मेरी मर्जी से इसमें 4 की गुणा कर दी, तो 1 × 4, 4 एकम 4 हो गया ना, बराबर हो गए ना। ये काम मैं इसके अंदर लगा देता हूं। देखो मैं देखो इसका दूसरा स्टेप लिखता हूं, आप इसमें ही चेंज कर सकते हो पूरी, मैं अभी लास्ट में एक साथ में बता दूंगा पूरी। मैं चेंज करता हूं, मैंने इसमें कुछ चेंज नहीं किया, ये लो ये पड़ी, कुछ चेंज नहीं किया, प्लस इसमें चेंज किया, क्योंकि देखो किसमें, अभिकारकों वाले में चेंज किया है। इसको 4 से गुणा की, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 नहीं लिख सकता, मैंने कहा ना डब्बे में कुछ ही नहीं लिख सकते अपन, डब्बे से बाहर लिख सकते, बॉक्स से बाहर। मैं 4 यहाँ लिख सकता हूं, तो मैं 4 यहाँ पे लगा सकता हूँ, 4 लगा दिया। ये डब्बे में कौन लिख दिया, वापिस H2O लिख दिया, वापिस इससे रिएक्शन करवा के यहाँ पे, और कहीं पे भी कुछ ही चेंज नहीं किया मैंने। Fe3O4 पढ़ा, और प्लस यहाँ पे क्या पड़ा है अपने पास में, H2 पड़ा है सारा का सारा सिस्टम, ठीक है, सारा पड़ा है। आगे चलते हैं। देखो ये तो संतुलित हो गए, पर अब गड़बड़ क्या हुई, थोड़ी सी देखना, इस पे ध्यान देना। ये 4 है ना, ये इन दोनों के गुणा में, इसके भी और इसके भी गुणा में, तो ऑक्सीजन तो 4 हो गए। देखो जल का एक अणु था, ये एक पूरा पदार्थ था जल का, वो एक ऑक्सीजन था और 2 क्या थे, हाइड्रोजन थे। अब इसके 4 अणु हो गए, तो 4 अणु हो गए, तो 1 में 2 थे, तो 4 में 8 हो जाएंगे हाइड्रोजन, या ऐसे गुणा करते, देखो 4 दूनी 8, तो हाइड्रोजन एटोमेटिक यहाँ पे गुणा हो गई किसकी, 4 की, और एटोमेटिक हाइड्रोजन कितने बन गए भाई। इसको सुधारने के चक्कर में देखो ये बिगड़ गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही थे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, गड़बड़ हो गई ना। अब क्या करना है, ये 8 हो गए, तो फिर इधर भी 8 हो जाए तो काम बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, करने में तो इसको संतुलित करते, पर आपकी मर्जी, आप इसको कर सकते हो। ये 8 ऑटोमेटिक ही बन गए, इसको संतुलित करने के चक्कर में बनेंगे, ये तो सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूं, इसको भी अगर 4 से गुणा करवा दूं तो क्या ये 8 नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो इस साइड किसमें, उत्पादों के अंदर मैं हाइड्रोजन को अगर 4 से गुणा करवा दूं तो वो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो देखना तीसरा स्टेप में लिखता हूं,
इसमें मैंने कुछ ही चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये यहाँ पे 4 लिखा था पहले, वो पढ़ा ही है। ये यहाँ पे क्या पढ़ा है, H2O पढ़ा है। और यहाँ से देखो ये पढ़ा है, इसमें मैंने कुछ ही चेंज नहीं किया, Fe3O4 पढ़ा है। प्लस मैंने इस हाइड्रोजन को क्या किया है, 4 से गुणा की है, 4H2 हो गया। अब जोड़ो, देखो 4 गुणा करो, 4 दूनी 8, ये 8 हो गई, ये भी 8 हो गए। ठीक है, काम बन गया। अब इसकी बात करते हैं। देखो इधर लोहे का कितना है, 1 परमाणु है, और इधर कितने हैं, 3 परमाणु है। तो क्या मैं इसको 3 से गुणा करवा दूं तो क्या ये 3 नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो फिर सिंपल सी बात है, मैं अभिकारकों के अंदर जो Fe है उसको 3 से गुणा करवा दूं तो काम बन जाएगा। तो देखो 4 नंबर स्टेप में मैं इसको 3 से गुणा करवा देता हूं। किससे गुणा करवा देता हूं, 3 से। ये 3 इधर लिख दिया क्या मैंने, Fe प्लस ये पहले से पढ़ाई था 4, ये पढ़ा H2O, और फिर बाद में ये पढ़ा क्या, Fe3O4, और बाद में ये क्या पढ़ा, 4H2। अब ये संतुलित होगी। देखो 3 8 4 3 8 4 बराबर होगी ना। ऐसे संतुलित करनी, गिन लो। देखो इसको मैं ऐसे लिख दो, तो अब इस डब्बे को हटा दो वापिस, तो 3Fe प्लस ये क्या हो जाएगा, 4H2O। आगे क्या हो जाएगा, देखो Fe3O4 और प्लस क्या हो जाएगा, 4H2। देखो 3Fe, ये रहे 3Fe। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 एकम 4 ऑक्सीजन, और ये 4 ऑक्सीजन, बराबर है ना। समझ में आ गई ना। तो संतुलित किस हिसाब से करनी है, रासायनिक समीकरण को इस हिसाब से करनी है। आप अपने बहुत से सवाल है ऐसे, अपन एक एक सवाल करेंगे, जो किताब का सवाल है एक एक सवाल करेंगे, एक एक समीकरण को संतुलित करेंगे। ये सिर्फ आज की क्लास में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, ये समझाना चाह रहा हूं कि अपन संतुलित कैसे करते हैं। यानी 3 पद ये हो गए, चौथा पद ये लिख लो कि एक एक करके सभी पदों को या सभी तत्वों को क्या करते हैं, संतुलित कर लेते हैं। ये 4 स्टेप या मुख्यतः ये 3 स्टेप आपको याद रखने, इसके आधार पे आप संतुलित कर लोगे। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, इसके स्टेप लिखिए। कोई नहीं पूछता पेपर के अंदर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पूछता है। ये समीकरण दे देगा, इसकी कहेगा संतुलित समीकरण लिखिए, तो ये संतुलित समीकरण है इसकी, ये लिखनी पड़ेगी आपको। तो आज का पहला टॉपिक तो ये था जो अपना कंप्लीट हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो संतुलित ऐसे करते हैं। अब अपन ने क्या किया, कोई नियम लगाया क्या इसके अंदर, या कोई ऐसी है ना ट्रिक लगाई क्या, जिससे अपन को है ना पुरानी किसी है ना वैज्ञानिक की बताई हुई बात या किसी की सीधी उठा के लगा दी, किससे, अपने दिमाग से, अपने विवेक से अपन ने काम किया ये। तो फिर आपको पूछ लेगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, किस विधि का उपयोग। 1 नंबर का सवाल है, याद रखिएगा ये, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, किस विधि से संतुलित करते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों नाम याद रखना। हिंदी में, इंग्लिश में इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि, हिंट एंड ट्रायल विधि। आपकी किताब में अच्छे से नाम लिख रखा, इसको याद रखना है। आपको 1 नंबर का पूछेगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित किस विधि से करते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि से, या इसको हिंदी में कहते हैं अनुमान विधि से करते हैं। किस विधि से, अनुमान विधि से। तो ये अनुमान विधि भी याद रखना आप, ये अनुमान विधि, दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हो। तो आज की क्लास का ये आप पहले से तो संतुलित रासायनिक समीकरण को आप कॉपी में लिखना, इसको साथ साथ में कैसे लिखोगे, आप सीधा सा लिखोगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये लिखना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्न 3 पदों का उपयोग किया जाता है। सर्वप्रथम सभी तत्वों को बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद में सभी तत्वों की एक सूची बनाई जाती है। उसके बाद अधिक परमाणु वाले तत्वों को सबसे पहले संतुलित किया जाता है। उसके बाद ये समीकरण लिखोगे, ये सारणी बनाओगे, इसको डब्बे में बंद करोगे। एक बार के लिए तो आप कॉपी में समझने के लिए 4 स्टेप लिखोगे। अब मैं इसको मिटा के और एक साथ में समझा देता हूं कि आपको ये 4 स्टेप नहीं लिखने हैं, पेपर में आएगी तो यहां से सीधी ये लिखने हैं। कैसे लिखोगे उसको बताता हूं, देखना ध्यान से। अब मैं इसको खत्म कर देता हूं पूरे को, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ अपने को समझने के लिए है। अपन पेपर में कैसे करेंगे उस हिसाब से मैं इसको संतुलित करके बता देता हूं आपको। तो चलिए अपन देखते हैं कि इसको कैसे संतुलित करते हैं। अपन इतनी पूरी रामायण किए बिना सिंपल सी आपको समीकरण दे देगा और उस समीकरण को अपन संतुलित कर लेंगे। तो देखिए, क्यों मैं ये समीकरण ले रहा हूं, क्योंकि अपनी किताब के अंदर समीकरण है और इस किताब की समीकरण को समझने में आसानी होती है।
H2 और यहां से क्या बन गया था Fe3, ये बन गया था O4 प्लस क्या बन गया था H2। किसी को भी देख लो, ये जरूरी नहीं पहले ज्यादा वाले को देखे, क्योंकि नियम कहता तो उस हिसाब से ज्यादा वाले को देख लेते कि ज्यादा परमाणु हो। ज्यादा वाले को देख लेते तो यहाँ ऑक्सीजन 4 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 है। मैं इसके गुणा में 4 लिख सकता हूँ, जिससे ये 4 ऑक्सीजन हो गई, 4 ऑक्सीजन हो गई, काम बन गया। पर ये यहाँ से ये बिगड़ गया कि हाइड्रोजन कितने हो गए 8, हाइड्रोजन 8 हो गए, तो मैं यहाँ पे अगर 4 लगा दूं, 4 दूनी 8, ये हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। फिर मैं Fe को देखो तो यहाँ Fe 3 है, यहाँ Fe 1 है, तो मैं यहाँ पे 3 लगा दूंगा, ये Fe 3 हो जाएंगे। बस सिंपल सी ये देखो संतुलित हो गई। यही तो समीकरण लिखी थी, 3 Fe, ये 3 Fe, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ से 4 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन पर हो गई संतुलित। ठीक है, अब एक और याद रखना है आपको, एक नियम याद रखना है। एक नियम वो क्या है, वो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम याद रखना है आपको? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं। देखो कि क्या करना होता है। ये रासायनिक समीकरण ये जो लिखी हुई है थोड़ी सी अधूरी रासायनिक समीकरण है, इसमें 2 पद और जोड़ देते हैं। देखो 2 पद ये जोड़ देते हैं। मैं ये लिखता हूं कि अपन क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए उसकी भौतिक अवस्था भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भौतिक अवस्था को भी लिखा जाता है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को कैसे लिखते हैं? मेनली तो मैंने कल बताया था कि 4 प्रकार से लिखते हैं अपन। अगर कोई पदार्थ है, उसके अंदर कोई तत्व है, ठोस अवस्था में है, तो उसके लिए S लिख देते हैं। अगर गैसीय अवस्था में है, गैस के रूप में या भाप के रूप में, तो G लिख देते हैं उसके लिए। और अगर कोई द्रव रूप में है यानी लिक्विड है, तो उसको L से लिख देते हैं। और अगर कोई जलीय विलयन है यानी किसी भी पदार्थ का या तत्व का जलीय विलयन है, तो उसको किससे लिख देते? AQ से लिख देते। ये 4 अवस्थाएं होती हैं किसी भी पदार्थ को दर्शाने की, उसकी अवस्था को दर्शन। क्योंकि इसमें से पता नहीं चल रहा ना इनकी अवस्था कैसी है, Fe कैसा है, लिक्विड है, ठोस है, कैसा है। अगर इसके नीचे मैं लिख दूं, क्योंकि लोहा जो होता है ठोस होता है, तो इसके पैरों में यहां लिख दूं सॉलिड, इसको देख ही पता चल जाएगा कि क्या है, ये सॉलिड है। यहां से देखो H2O पानी है, पानी तो क्या होता है, लिक्विड होता है, तो यहाँ पे पैरों में क्या लिख देते हैं? L लिख देते हैं। Fe3O4 जो है ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है, तो इसके पैरों में क्या लिख देते हैं? S लिख देते हैं। और ये हाइड्रोजन गैस है, आपको पता ही है, तो इसके G लिखते हैं। अब इससे समीकरण को देखते ही पता चल जाएगा, अच्छा ये तो ठोस है, अच्छा ये तो द्रव है, अच्छा ये ठोस है वापिस, और ये क्या है? गैस है। इस हिसाब से हो जाएगा। तो आप ये 4 अवस्थाओं का भी ध्यान रखना, जब भी रासायनिक समीकरण लिखो उसके अंदर ये अवस्था भी प्रदर्शित करोगे। दूसरी एक बात और याद रखनी है कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ परिस्थितियां होती है, अपनी भी कुछ परिस्थितियां होती है, पढ़ना पड़ता है अपने को। तो देखो किसी भी है ना रासायनिक समीकरण में अगर ताप को दर्शाना है, मतलब उसमें कितना टेम्परेचर काम में है, कितना ताप काम में आया है, मतलब किसी भी पानी को मान लो गर्म करते हैं तो उसके लिए कितना ताप चाहिए होता है, वो चीज। दाब होता है कुछ है ना, किसी चीज को है ना पैक करने के लिए, और दाब की जरूरत होती है उस दाब के लिए, है ना। कुछ ताप, कुछ दाब, कुछ उत्प्रेरक होते हैं जो अपने सिलेबस के अंदर तो नहीं है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या तो तेज चल रही है उसको धीरे कर देते हैं, या धीरे चल रही है उसको तेज कर देते हैं, उसमें काम आते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप, दाब और उत्प्रेरक है ना, इनको कहां लिखा जाता है? इनको लिखा जाता है तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है, तीर के चिन्ह के ऊपर लिखा जाता है। यानी यहाँ पे अगर ताप मान लो, इसके अंदर तो ताप की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल सी एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं। मान लो इसमें कितना ताप काम में आए, मान लो 24 डिग्री सेल्सियस काम में आए, तो यहाँ पे लिख देंगे, है ना। ताप मान लो 340 एटमॉस्फेयर आए, तो इसके अंदर यहाँ पे लिख देंगे, है ना। जितना भी ताप, दाब, जो भी चीजें आएगी वो इसके ऊपर लिख देंगे। उत्प्रेरक भी कोई आएगा तो उसको भी तीर के ऊपर लिख देंगे। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, क्योंकि रासायनिक समीकरण अधूरी लगती है अगर सीधी सी लिख के छोड़ देते हैं। तो संपूर्ण रासायनिक समीकरण अगर प्रदर्शित करती है तो उसकी भौतिक अवस्था भी लिखी जाती है, ताप, दाब और उत्प्रेरकों को उसके तीर के निशान के ऊपर। आपको 1 नंबर का पूछ सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप, दाब और उत्प्रेरकों को कहां प्रदर्शित किया जाता है? तीर के निशान के ऊपर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखो, ये क्या है? ये सबसे मोस्ट है द्रव्यमान संरक्षण का। आगे अपन ऊर्जा का पार्ट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ेंगे। तो यहाँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ लो अच्छे से, ऊर्जा संरक्षण का नियम तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो कोई भी ऊर्जा होती है या द्रव्यमान होता है, उसको अपन क्या कर सकते हैं? ना तो बना सकते और ना उसको खत्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो वही बात द्रव्यमान में कि देखो ये Fe लोहा है और ये H2O हाइड्रोजन जल है,
इससे अपन ने ये दो तत्व बना लिए, नए उत्पाद बना लिए। जितना भार द्रव्यमान इनका था उतना ही इनका रहता। ये नहीं कि है ना लो आए ये है ना खत्म हो जाएगा यहां से। जैसे अपन मान लो है ना क्या करते हैं, हलवा बनाते हैं, हलवा बनाते हैं तो क्या लाते हैं अपन, 5 किलो आटा लाते हैं, 1 किलो घी लाते हैं, 1 किलो है ना पानी डालते हैं, उसमें जितनी भी डालते हैं, मान लो 5 6 7 किलो चीजें, ये 7 किलो चीजें हैं। ये पहले लेके आए अलग अलग तोली 7 किलो, और जब बाद में ये अपना पूरा हलवा बन गया और इस हलवे को जब तोला तो वापस कितना आया, ये 7 किलो ही आएगा। ये नहीं कि ये कम आ जाएगा। हो सकता है वो कारणवश कोई मान लो कि है ना पानी डाले या भाप से कुछ पानी उड़ जाए, तो उसको क्या करेंगे अपन, कुछ ऊपर कवर लगा के भाप वाले पानी को अलग से इकट्ठा कर लेंगे, तो उसको इसके साथ में मिला के तोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझने का मतलब ये, द्रव्यमान संरक्षण का मतलब ये है कि इधर होते हैं अपने अभिकारक, कोई भी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इधर होते हैं क्या, अभिकारक, और इधर क्या होते हैं, उत्पाद। यानी अभिकारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा बराबर होता है। ये बात याद रखनी है। ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्यमान को ना तो बढ़ा सकते, जो यहाँ इनका द्रव्यमान था ना उस वही द्रव्यमान यहाँ है, तो ना तो द्रव्यमान को बना सकते, ना द्रव्यमान को अपन नष्ट कर सकते। जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान किसका होता है, उत्पादों का होता है। तो ये इसका क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। मैं लिख देता हूं, देखो इस नियम के अनुसार मैं ऐसे लिखता हूं, आप भी लिखते जाइएगा साथ में। इस नियम के अनुसार, क्योंकि ये मोस्ट नियम आपसे पक्का पूछेगा, ये इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को, इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न तो उत्पन्न किया जा सकता, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट या न ही विनाश किया जा सकता। यानी द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही विनाश किया जा सकता। जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है, जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है, अभिकारकों का होता है, उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होता है, उतना ही द्रव्यमान उत्पादों का होता है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही द्रव्यमान किसका होता है, उत्पादों का होता है। तो ये बात को आप ध्यान रखोगे द्रव्यमान संरक्षण का। अपने इतना है तो नहीं सिलेबस के अंदर, बाकी आप याद अगर रखना चाहो तो ये बात याद रखना कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया किसने था, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो मैं यहाँ लिख दो, देखो लावेसी नाम का एक वैज्ञानिक था। लावेसी ने क्या किया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। लावेसी वैज्ञानिक है, फ्रांस के वैज्ञानिक है। ये फ्रांस के वैज्ञानिक है। इन्होंने 1789 के अंदर क्या किया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। ये याद क्यों रखना है, आगे भी अपने काम आएगा, क्योंकि इनको आधुनिक मतलब जो वर्तमान में चल रही है, आधुनिक रसायन के पिता कहा जाता है। किसकी, आधुनिक रसायन के पिता कहा जाता है। क्यों, क्योंकि किसी भी एक चीज को जन्म देने के लिए पिता की आवश्यकता होती है। तो इस नियम को जन्म देने के लिए किसने दिया, इसको जन्म लावेसी ने दिया। इसका मतलब लावेसी को क्या कहा जाता है, आधुनिक रसायन के पिता कहा जाता है। मतलब आधुनिक जो रसायन है उसको देने वाले लावेसी थे, इसलिए क्या कहते हैं अपन, आधुनिक रसायन के पिता कहते हैं किसको, लावेसी ने। ये फ्रांस के थे, इन्होंने 1789 के अंदर क्या किया था, ये नियम दिया था। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये किस हिसाब से काम करता है। इसके बाद में देखो, अगर इसको निष्कर्ष रूप में मैं लिख दूं, यहां से मैं मिटा दूं, इस नाम को आप लिख लीजिए। मैं अगर इसको साफ कर दूं यहाँ पे और मैं लिखूं तो देखो, निष्कर्ष रूप में अपन क्या लिख सकते हैं, इस नियम को निष्कर्ष रूप में अपन लिख सकते हैं कि जितने परमाणु अभिकारकों में होते हैं, जितने परमाणु अभिकारकों में होते हैं, उतने ही परमाणु
उत्पादों में होते हैं। मेन यही बात है, उत्पादों में होते हैं, ये याद रखनी हो। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम याद रख लेना कि किसी भी इस नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो बना सकते और न उसको नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान अभिकारकों का होता है उतना ही किसका होता है, उत्पादों का होता है उतना ही अभिकारकों का होता है, इसको याद रखिएगा। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अपन ने क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखा अपन ने, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सीखा अपन ने, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया इसको समझा। तो एक सवाल यहां से पक्का आना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आ जाए चाहे संतुलित रासायनिक समीकरण आ जाए। आगे की क्लास में अपन क्या करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरणों के अपने इस टॉपिक से जैसे ही खत्म होता है एक बॉक्स सा बना रखा है, उसमें दे रखे बहुत से सवाल। आगे की क्लास में अपन वो सवाल करेंगे और अपनी किताब के पीछे जो सवाल दे रखे हैं वो सवाल अपन करेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं और उदाहरण करेंगे। आप भी एक बार उनको करके देखिएगा कि जहां ऐसे सवाल लिखे हुए हैं निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए, तो उनको आप लिख के देखिएगा, उनको संतुलित करके देखिएगा इस विधि के द्वारा, अनुमान विधि या हिट एंड ट्रायल विधि के माध्यम से। तो चलते अपन आगे की क्लास में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।